यही है, हम लोग भी कहते हैं अब की बार मोदी सरकार। राहुल गांधी हर एक छोटे छोटे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। गठबंधन का कोई अस्तित्व इन तरीके से नहीं होता है। किसी मुद्दे को नहीं देखना है, मोदी जी के चेहरे पे हमको वोट करना है। कानपुर में मेट्रो मिल गया, हमको बहुत कुछ मिल गया। तो अगर रोजगार नहीं मिले, रोजगार मिलना है, काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर, सभी को रोजगार मिलना है यहाँ पे। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले कानपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, जनता अपने जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षाएं करती है और कानपुर में जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या चाहती है कानपुर की जनता। जनतंत्र टीवी की टीम आज कानपुर आई है और कानपुर में जानते हैं कि यहाँ के जो आम जनमानस है वो क्या चाहती है अपने जनप्रतिनिधि से। सर, लोकसभा चुनाव क्या चौथे चरण में कानपुर में मतदान होना है, ऐसे में क्या सोचते हैं आप भारतीय जनता पार्टी से या गठबंधन के प्रत्याशी से या बसपा के कैंडिडेट से, क्या सोच है कानपुर की? भाजपा नरेंद्र मोदी जी ने जो काम जो किया है वो किसी ने काम नहीं किया है। विकसित देश उनने बनाया है, बढ़िया अच्छे से अच्छे काम किए हैं और आगे भी अब की बार जो चुन के आएंगे 400 पार, इसके बाद भी बहुत अच्छा काम करेंगे। नए युवकों को हर सुविधा देंगे, नौकरी देंगे, सब कुछ करेंगे वो। तो देखिए, आपका साफ तौर पर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इस कानपुर में जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या मांगे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, जो सरकार है आने वाली सरकार उससे क्या अपेक्षाएं हैं आम जनमानस की? देखिए, हम लोगों का मानना है कि कानपुर हमारे देश की औद्योगिक राजधानी रही है और हमारा जो प्रत्याशी हो वो शिक्षित हो, समझदार हो, कानपुर का मूल निवासी हो और पहले भी जन सेवा कर चुका हो, बाहर से ना आया हो, थोपा ना गया हो, इस तरीके का कोई व्यक्ति ना हो। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो भी प्रत्याशी हो वो हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में संपूर्ण तरीके से विकास करे और अच्छी योजनाएं कानपुर में लाए। हमारे लोगों की ये मांग है। मतलब आप मानते हैं कि जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको थोपा गया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हो या किसी भी दल के हो उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं अपनी एक राय आपको बता रहा हूँ कि कभी उनका कोई सामाजिक कार्यों में कानपुर में कोई सहभागिता नहीं रही है और कभी भी 90% आदमी उनको जानता नहीं है। जो हमारा एक प्रत्याशी है आलोक मिश्रा, वो काफ़ी समय से कानपुर के लोगों के लिए, कानपुर के विकास के लिए संघर्ष करता रहा है। तो इस वजह से हम लोगों का ये सोचना है कि हम लोग आलोक मिश्रा को चुनें जिससे हमारे शहर का संपूर्ण विकास हो। देखिए, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट को थोपा गया है और आप क्या मानते हैं सर? देखिए, अपनी अपनी राय है। रमेश अवस्थी जी विगत कई वर्षों से कानपुर में राजनीति में सक्रिय हैं। एक समाचार पत्र में वो प्रमुख रूप से अपनी एक भूमिका भी अदा कर चुके हैं और मौके मौके पे कानपुर में एक मैंगो फेस्टिवल पार्टी के नाम पे, सामाजिक कार्यों के नाम पे वो आम जनमानस और कानपुर के प्रमुख लोगों को, राजनीतिक लोगों को अपने बीच में बुला करके उनसे इंट्रोड्यूस होते रहे और इंट्रोड्यूस करते भी रहे। रही बात प्रत्याशी की, तो पूरे देश में जनता, आम जनमानस ये नहीं देख रहा प्रत्याशी कौन, वो एक जान रहा है कि देश का नेता कौन, प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी। वो मोदी को वोट दे रहा है। चारों तरफ यही है, हम लोग भी कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो एक नारा है, पब्लिक से भी कोई मतलब नहीं है। बताइए, गठबंधन प्रत्याशी हैं, गठबंधन के लोग हैं, उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? मैं किसके नाम पे वोट दूँ उनको? पब्लिक किसके नाम पे वोट दे? यहाँ पता है कि ना देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होगा। उसने देश में विगत 10 वर्षों में हाईवे से लेकर के रेलवे तक, सड़क से लेकर पानी तक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर कश्मीर से लेकर पीओके तक क्या क्या किया, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक उसने अपनी परफॉर्मेंस का परिचय दिया, जिस कारणवश जनता उससे प्रभावित होकर के अब की बार 400 पार का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। कि लोकल पार्षदी और विधानसभा का चुनाव नहीं है कि पार्षदी के मुद्दे, छोटे से मुद्दे, गली नाली सड़क सीवर के मुद्दे हैं, वहाँ पे हम लोग पार्षद हैं। हमारी जिम्मेदारी है, मैं अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को देखूंगा। प्रदेश की जिम्मेदारी माननीय विधायकों की होती है, लेकिन देश की जिम्मेदारी होती है, देश की जिम्मेदारी यहाँ के सांसदों की होती है। हाँ, ये बात ठीक है कि अब की बार
कुछ उद्योगों पे भी मोदी जी का फोकस है। जैसे अभी आपने उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर बनाया, वो उस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। नेशनल हाईवेज बनाए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जनता देख रही है कि अगर हमको यहाँ से दिल्ली जाना होता था तो 10 घंटे 12 घंटे लगते थे, आज 6 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, क्योंकि अगर ये सत्ता में आती है गठबंधन तो इनके हर साल प्रधानमंत्री के चेहरे बदले जाएंगे। ये विपक्ष का, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मगर आप पिछले 10 सालों से 15 सालों से लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी हर एक छोटे छोटे मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जनता के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि किस आधार पे और किस लोगों के बीच में जा रहा है आदमी, तो वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है कि नहीं है? देश को संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है? हमें तो लगता है पूरी काबिलियत है हमारे नेता पे कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से। इनका कहना है कि राहुल गांधी में पूरी काबिलियत है, और कल राहुल जी कानपुर में भी हैं अपने पुराने साथी अखिलेश यादव के साथ। क्या कहना है? काबिलियत तो उन्होंने अभी दिखाई थी, गठबंधन किया, फिर गठबंधन तोड़ दिया, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, एक दूसरे के पास टांग खींचने लगे। गठबंधन का कोई अस्तित्व इन तरीके से नहीं होता है। मजबूरी में गठबंधन कर लिया, उनको लगा कि ऐसा ना हो अब की बात जमानत भी ना बचे, तो उन्होंने कहा भाई किसी तरीके उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटें अपने नाम पे, अपने परिवार के नाम पे बचाने की जो कोशिश गठबंधन कर रहा है, मुझे लगता है वो भी बचने की संभावनाएं नहीं है। और रही बात देश में गठबंधन है तो पहले नीतीश कुमार का नाम आया। अब जब नीतीश कुमार ने देखा ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है और इस पर कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने साथी के साथ मिल करके देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर है ऐसा कि राहुल गांधी इतने काबिल थे तो वो किसी सरकार में ना मंत्री रहे, ना किसी सरकार में वो विधायक रहे, सांसद रहे, वो भी एक उत्तर प्रदेश को छोड़ के वाई नॉट से रहे, हार गए उत्तर प्रदेश पे। अगर काबिलियत होती मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, किसी कार्यकाल में उनको किसी भी मंत्रालय का अनुभव होता तो मुझे लगता उनको तो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति का भी अनुभव ठीक से नहीं है। और अगर गठबंधन इतना बहुत मजबूत होता और इतनी गठबंधन में कांग्रेस में उनकी प्रतिभा होती है, क्षमताएँ दिख रही होती, कांग्रेस बहुत काबिल है, तो प्रत्याशी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित करके चुनाव लड़ते तो मैं मानता कि बहुत काबिलियत है और ये प्रधानमंत्री बनने के लायक, विपक्ष भी नहीं सोच पा रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक है। तो अब कैसे इनकी बात करें, इस बात का कोई मुद्दा नहीं। आप क्या सोचते हैं सर, आप क्या मानते हैं किन मुद्दों पे कानपुर का चुनाव होना चाहिए? कैसे जनता किन मुद्दों पर वोट दे? जनता किन मुद्दों पे वोट दे, सब कुछ क्लियर है। किसी मुद्दे को नहीं देखना है, मोदी जी के चेहरे पे हमको वोट करना है और जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, उसको सफल कराना है। बिल्कुल, देखिए अभी भी जो कानपुर का जनमानस है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या मानते हैं इस बार किसकी सत्ता मतलब कौन किस कहाँ क्या आधार है सर कानपुर का? कानपुर के लोग क्या? मेन आधार हमारा मेट्रो है। कानपुर में मेट्रो मिल गया हमको, बहुत कुछ मिल गया। लेकिन मेट्रो तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने शुरू कराई थी, आपने तो सिर्फ फीता काटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। कहाँ शुरू किया था? कहीं तो नींव तो नहीं रखी थी, खाली हवा में चल रहा था ये। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके चैनल के माध्यम से एक बात का खंडन करना चाहता हूं कि जैसा लोग ये कहते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी हैं, हमारी पार्टी के प्रत्याशी, वो बाहर के हैं, वो बाहर के नहीं हैं। पिछले 20 सालों से वो कानपुर में वृंदावन अपार्टमेंट स्वरूप नगर में रह रहे हैं और साथ ही साथ 8 सालों से मैंगो पार्टी उनकी शहर में चल रही है। और हर पार्टी के नेता, क्या पार्षद रहे हों, क्या विधायक रहे हों या सांसद हों, सब लोग वहाँ पे आते थे, मैंगो पार्टी में मैंगो लेके जाते थे और सब साथ में रहते थे। तो अगर वो इस बात का ये कह के विरोध कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर के हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो बाहर के प्रत्याशी नहीं, वो यहीं के हैं। देखिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। युवा वर्ग क्या सोचता है, क्योंकि लगातार शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इस देश की राजनीति चलती रही। आम युवा क्या सोचता है? युवा है क्या सोचते हैं? मोदी जी की जो भी पॉलिसी इस समय चल रही है युवा के लिए बहुत ही अच्छी चल रही है। नई शिक्षा नीति लागू कर दी उन्होंने, नए नए रूल लागू कर दिए हैं और भी जो भी उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं युवाओं के लिए। नए नए रोज़गार मिल रहे हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे, रोज़गार मिल रहे हैं। काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर, सभी को रोज़गार मिल रहे हैं यहाँ पे।
देखिए, युवा वर्ग कहना है कि जो मोदी जी की नीतियां से वो प्रभावित है। हमारे साथ देखिए और भी लोग हैं। सर, आप क्या सोचते हैं, कानपुर में चौथे चरण में मतदान होना है और 13 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा, जनता क्या सिनेरियो बनाए, क्या मूड बनाए, क्योंकि 10 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद रह चुके हैं। बीजेपी आएगी यहाँ पर, हर बार की तरह अब की बार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। देखिए, अभी भी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रचंड बहुमत से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आप क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए? मुद्दा तो यही है कि जैसे हमारे देश में जो सुरक्षा मोदी जी के द्वारा दी गई है और हमारे क्षेत्र में बीजेपी के द्वारा हम लोगों को लगता है कि हम लोग सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो एक पूर्वज कह लीजिए और हम एक सपना जो था जो राम मंदिर का, वो सामने हमको आया, समझ में आया। इसके लिए बीजेपी हमारे लिए सर्वप्रथम है और उसी को वोट हमारा दायित्व है। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या मानते हैं सर? देखिए, हमारे आपकी जो माननीय श्री पार्षद जी ने जो कहा वही उल्लेख हो, आपकी बात 400 के पार, भाजपा गवर्नमेंट, बस यही हमारा नारा, भाजपा को ही वोट देना। तो देखिए, लगातार लोगों का कहना है। आखिरी सवाल ले लेते हैं। देखिए पार्षद जी, आप स्थानीय पार्षद भी हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति करते हैं, लेकिन लगातार यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो आलोक मिश्रा जिनको गठबंधन का कैंडिडेट बनाया है, वो आपके प्रत्याशी को कहीं ना कहीं बाहरी बता रहे हैं। देखिए, नेशनल मुद्दों पे जो सांसद का मुद्दा है, सांसद को गली, सीवर, सड़क, सरकार, सांसद की जो जिम्मेदारी है कानपुर की समस्याओं को लेकर अपने लोकसभा पटल पर बैठाल करके प्रधानमंत्री और संसद को बताने की आवश्यकता है कि कानपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कानपुर में क्या हमको नीड है, कानपुर में कौन सी इंडस्ट्री डालेंगे जहां यहाँ पे रोजगार मिलेगा, कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था, कानपुर में सांप्रदायिक माहौल कैसे ठीक रखना है, इन सब योजनाओं पर बैठ करके उसको संसद में चर्चा करनी है। वो 2 दिन आए कानपुर में, 2 दिन 3 दिन कानपुर में रहे, कानपुर की जन की समस्या समझे, और 5 दिन दिल्ली में बैठ करके वहाँ पे बैठ के हमारी समस्याओं का निस्तारण करे। हमको ऐसा सांसद चाहिए, ऐसा सांसद नहीं जो कानपुरी में बना रहे और लोकसभा विधानसभा की चिंता ही ना करे। जा करके कोई सांसद होता है, मैं नगर निगम में पार्षद हूँ, मैं घर में बैठ के सारी समस्या नहीं निस्तारण कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ, समस्या अटेंड करता हूँ, लोगों की समस्या नोट करता हूँ, उसको जाकर नगर निगम से संबंधित अधिकारियों से मिल करके उन समस्याओं का निस्तारण करने का काम करता हूँ। उसके बाद जब समस्या का निस्तारण नहीं होता तो लोकसभा के अपने नगर निगम में, सदन में उस आवाज़ को बुलंद करके अपनी जनता का नेतृत्व करते हुए मैं अपनी समस्याओं का निस्तारण उस सदन के माध्यम से कराने का काम करता हूँ, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और हमारे लोकसभा प्रत्याशी की भी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए। और लोकल के मुद्दों पर कानपुर में, शहर में रह करके कानपुर शहर का विकास नहीं किया जा सकता है। कानपुर शहर की समस्याओं को लेकर के दिल्ली की संसद में बैठकर उन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। सर, हमने आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री का रोड शो देखा, कल अखिलेश जी और राहुल जी भी एक जनसभा करने जा रहे हैं, इसका कितना महत्वपूर्ण, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, उनका एक अपना एक ग्राउंड है, वो कहीं निकलते ही नहीं है। उनके पास एक पूरे शहर में एक GIC ग्राउंड है जो एक अल्पसंख्यक बाहुल इलाका है, उसी के बीच में वहाँ के लोग आ जाते हैं, उन्हीं को वो देख लेते हैं, उन्हीं को देख के खुश हो जाते हैं। उसके अलावा उनका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। आज तक जितनी रैली हो रही हैं, आज से बिगड़ मैं 10 सालों से रैलियाँ देख रहा हूँ, GIC ग्राउंड के अलावा कहीं जाते नहीं हैं। क्यों? पता है वहाँ पर उनके लिए 5000 आदमी, 10,000 आदमी सड़क पर नहीं आएगा। GIC ग्राउंड पीछे चूँकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, अल्पसंख्यक बाहुल इलाका है, तो कभी कभी लोग देखने के लिए कि नेताजी कैसे हैं, ये कैसे नेता हैं, जो कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद नाम ही सुनते तो उनको देखने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के नाम को डरा करके विपक्ष उनसे वोट लेता है। तो नौजवान लड़के देखने आते हैं, ऐसा कौन से नेता हैं जो हमको प्रोटेक्ट करेंगे, हमको आश्वासन देते हैं कि आप हमको सरकार में लाओ, हम आपकी सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। लेकिन जब वो आ करके देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता है और भारतीय विपक्ष यहाँ से हार जाता है। देखिए, आखिरी सवाल आपसे भी ले लेते हैं सर, कल राहुल जी, अखिलेश जी यहाँ पर जनसभा करेंगे, हमने नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर रोड शो देखा, प्रधानमंत्री का, कितना इफेक्ट डालेगा इस सीट पर ये जनसभा? ये आपको बता दूं कि राहुल जी यहाँ पे रोड शो भी कई बार कर चुके हैं कानपुर शहर में, प्रियंका जी भी कर चुकी हैं, और राहुल जी जो जनसभा करने जा रहे हैं, ये जनसभा जो है ये केवल GIC ग्राउंड को ना देखिए, ये पूरे शहर को, एक एक आदमी, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो पूरी भीड़ के साथ
यहाँ पे एकत्रित हो करके राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेगा। सर आप कांग्रेस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के तो कार्यकर्ता कानपुर में बचा ही नहीं है। आप देखिए अजय कपूर आपकी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं। कल आपके ही पार्टी के और नेता जिनके भाई केंद्रीय मंत्री थे वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले जाते हैं, विधानसभा प्रत्याशी रहे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर बूथ पे आप जाओगे तो वहाँ एक कार्यकर्ता जरूर मिलेगा, 5 कार्यकर्ता जरूर मिलेंगे, है ना। और जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी आप बात कर रहे हो, जो देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आप यहीं देख लेना, इसी लोकसभा में, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कानपुरी लोकसभा में देख लेना ऐसे कितने बूथ होंगे जहाँ पे उनको 0 वोट मिलेंगे, 0। और कांग्रेस पार्टी का आप पूरा चार्ट उठा के देख लेना, अगर एक एक बूथ, कोई भी ऐसा बूथ हो जिसमें वोट कांग्रेस पार्टी को ना मिले तो आप मुझको बता दीजिए। आपसे आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, ये तो कह रहे हैं कि हर बूथ पे इनका कार्यकर्ता है, आपको तो कुछ ऐसे बूथ हो गए जहाँ पर 0 वोट मिले। देखिए, कांग्रेस पार्टी और गठबंधन ये हमेशा मुस्लिमों को ये डरा करके कि नरेंद्र मोदी आएगा तो आपको खा जाएगा, तो मुस्लिम समाज जो है इस चीज़ से भयभीत रहता है, तो वो केवल अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं। उनको ये नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास, वो केवल मुस्लिम भाजपा के नाम पे अल्पसंख्यकों को डरा करके वोट लेते हैं। और देखिए, भारतीय, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है, सनातन धर्म की पार्टी है, राम मंदिर को बनाने वाली पार्टी है। तो मुस्लिम समाज ऐसे कुंठित और पीड़ित लोग, जो ऐसे समाज में जो राम मंदिर से पीड़ित लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने का काम करते हैं। ये तो आम जनमानस, कानपुर महानगर का हर एक कार्यकर्ता सनातन धर्म हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके सरकार बनाने जा रहा है। और अब की बार मुझे लगता है हर बार से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और कानपुर में ज़्यादा सीटें और ज़्यादा बहुमत से जीत के आएगी। तो आप देखिए, ये थी कानपुर की जनता, लगातार अपने मुद्दों पर बात कर रही है। आने वाले 4 जून को क्या होगा, आने वाली 13 मई को जब यहाँ वोट पड़ेंगे, किसके पक्ष में मतदान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कानपुर की जनता ने अपना मूड पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर सेट कर लिया है। कानपुर से रमन गुप्ता, जनतंत्र टीवी।